नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे विधि के स्रोत के बारे में, अर्थात सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। दोस्तों, आपके विधि शास्त्र के अंतर्गत अर्थात इन द कोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज डिफाइंड। मतलब दोस्तों कि हमारा जो विधि शास्त्र है उसके अंतर्गत कई सारे विद्वानों ने विधि के अलग अलग स्रोतों की चर्चा की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं और खासकर दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम बात करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लॉ कस्टम के बारे में, अर्थात रूढ़ि के बारे में दोस्तों, पूर्व निर्णय जिसे हम दोस्तों बोलते हैं प्रेसिडेंट, और बात करेंगे दोस्तों हम लोग लेजिस्लेशन अर्थात विधान के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगी जब आप दोस्तों हर एक चीज को एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक ग्राफ के माध्यम से टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट के माध्यम से दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन पॉइंट्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना कोई समय गवाए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि जो यह विधि होती है इसको हम अन्य रूपों में कानून, नियम इत्यादि के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, यह विधि को यदि हम स्रोत की बात करें तो इस विधि के स्रोत शब्द का अर्थ क्या निकलता है या फिर इससे क्या मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, विधि स्रोत शब्द से जो अर्थ निकलता है या फिर जो इससे तात्पर्य दोस्तों वह बात करता है विधि के उत्पत्ति के संबंध में, अर्थात विधि जो है, जो हम वर्तमान में आपके सामने कानून है, इसकी उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई, यह बात करता है विधि के स्रोत के बारे में। दोस्तों, यह जो कानून या फिर विधि की उत्पत्ति है, यह अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और अपनी विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है, जिसे दोस्तों हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले विद्वानों ने कहा कि यह एक प्राकृतिक विधि है, अर्थात कोई भी विधि जो होती है, कोई भी जो कानून होता है दोस्तों, वह एक प्राकृतिक विधि के रूप में हमारे सामने आया। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आखिर प्राकृतिक विधि होती क्या है। तो दोस्तों, प्राकृतिक विधि से तात्पर्य यहां पर यह है कि वह प्राकृतिक विधि होती है जो कि ईश्वर की शक्ति द्वारा क्या होती है दोस्तों, निर्मित होती है। अर्थात यह है कि दोस्तों विधि को इस प्राकृतिक विधि के अंतर्गत जो उत्पत्ति मानी गई है उसमें विद्वान मानते हैं कि हमारी जो विधि है, हमारे आपके सामने जो कानून है, वह किसी मानव के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों, ईश्वर की शक्ति के द्वारा निर्माण किया गया है। इसे मानव ने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, एक सिद्धांत तो यह हो गया। दूसरे सिद्धांत में कुछ विद्वानों का मानना है कि विधि की उत्पत्ति एक मानवीय उत्पत्ति है। तो भाई, नाम से ही स्पष्ट है कि मानवीय उत्पत्ति क्या होगी मेरे भाई, तो मानव द्वारा निर्मित विधायन। आप देखते होंगे कि मानव क्या करता है कि एक समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है। अब समाज में रहना है तो उसे कुछ नियम, कानून और विधि के अंतर्गत रहना पड़ेगा और समाज को संचालित करने के लिए कुछ विधायन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस कंडीशन में दोस्तों मानव क्या करता है, अपने लिए विधि का निर्माण करता है। वही विधायन दोस्तों जो निर्माण करता है उसको भी लोग मानते हैं कि मानव ने विधि का उत्पत्ति किया है, मानव ने विधि का निर्माण किया है, जिससे कि उसके समाज का क्या हो सके, संचालन हो सके। अब अगले यदि हम बात करें थ्योरी की दोस्तों, तो वह मानी जाती है संप्रभु से उत्पत्ति, और इस थ्योरी को दिया था ऑस्टिन महोदय ने। बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल में नाम याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किस ने संप्रभु से विधि की उत्पत्ति को माना है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति मानने वाले हैं ऑस्टिन। और वहीं पर दोस्तों कुछ व्यक्ति मानते हैं कि जो लोगों की लोक चेतना होती है, उस लोक चेतना से इस विधि की उत्पत्ति हुई है, इस विधि को उजागर किया गया है, इस विधि को लाया गया है। तो दोस्तों, कुछ सामाजिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसकी उत्पत्ति किससे मानी है, लोक चेतना से मानी है। वहीं पर दोस्तों हमारे आपके बीच में जितने धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म में कह लें तो वेद हो गया, गीता हो गई,
पुराण हो गई, ऐसे कई सारे आपके हिंदू लिटरेचर होंगे जिसमें विधि से संबंधित हमको ज्ञान मिलते हैं। वहीं पर मुस्लिम धर्म में कुरान हो गया, बाकी अलग अलग धर्मों में बाइबल, अलग अलग चीजें अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों विद्वानों का एक यह भी वर्ग है जो कि यह मानता है कि इन विधियों की उत्पत्ति इन धार्मिक ग्रंथों से हुई है, अर्थात धार्मिक ग्रंथों में जो हमें वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों, उसके आधार पर विधि का निर्माण किया गया और विधि की उत्पत्ति इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसकी उत्पत्ति ईश्वर से मान रहा है, तो कोई मानवीय उत्पत्ति की बात कर रहा है, तो कोई संप्रभु उत्पत्ति की बात कर रहा है, तो कोई लोक चेतना से, तो कोई दोस्तों बात कर रहा है धार्मिक ग्रंथों से। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं दोस्तों, वास्तव में वर्तमान समय में जो विधि के 3 प्रमुख स्रोत माने गए हैं, जिसको हम अंग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, तो वह 3 प्रमुख अंग है दोस्तों। कौन कौन से? तो वह है रूढ़ि, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में कस्टम्स, और दोस्तों दूसरा है पूर्व निर्णय अर्थात प्रेसिडेंट्स, और तीसरा है दोस्तों विधायन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेशन। दोस्तों यही 3 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा दोस्तों विधि का सबसे बड़ा स्रोत हमको दिखाई देता है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों वर्तमान में विधि का निर्माण किया गया है, और इन्हीं पर दोस्तों हमारी पूरी विधि आधारित है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए थोड़ा सा अगर मैं संक्षिप्त में तीनों के बारे में बता दूं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नीचे लाल वाली बटन दिख रही है उस पर अपना प्यार जरूर दर्शाइएगा दोस्तों, जिससे कि हमें आपसे जुड़ने में सहायता मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए रूढ़ि क्या है कि रूढ़ि एक ऐसी प्रथा है हमारे समाज की जो कि बहुत प्राचीन समय से, बहुत पहले से चली आ रही है। अब ये नहीं पता है हमें कि हम इस चीज को मानते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाते हैं। रूढ़ि या प्रथा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसके पीछे के लॉजिक की तरफ नहीं जाते हैं। क्यों, कैसे, क्या रीजन है कि क्यों मानते हैं, कोई इफ या बट का प्रयोग रूढ़ि में नहीं किया जाता है। हाँ, पहले से चली आ रही है, परंपरा में है, उसकी निरंतरता है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वह हो गया रूढ़ि। दोस्तों ध्यान रखिए, लेकिन यह नैतिक रूप से सही होनी चाहिए। अब ऐसी कोई रूढ़ि ना हो कि मनुष्य को काट दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए और ये परंपरा में चली आ रही हो, तो यह रूढ़ि मान्य नहीं होगी। हाँ, नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से वह सही हो, प्राचीनता हो उसके पास और उसकी निरंतरता, लेगेसी हो उसमें। यह नहीं कि 100 साल पहले चल रही थी, 500 साल बीच में गैप थी, फिर वापस स्टार्ट हो गई, तो यह रूढ़ि प्रथा में नहीं होगी। रूढ़ि प्रथा की अपनी कुछ खासियत है जो कि हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में। अब बात करते हैं भाई कि यह रूढ़ि भी 2 प्रकार की होती है। एक कि जो मानव ने निर्मित किया कि भाई हमारी यह परंपरा है, हमने इस परंपरा का निर्माण किया है और हो सकता है कि आगे पीढ़ियों तक इसका निर्वहन किया जाए। और दूसरा कि ऐसा माना जाता है कि पहले से ही हमारे समाज में, प्रकृति में विद्यमान थी और हम इसके हिस्सा के रूप में आगे बढ़ते जा रहे। तो इन्हीं को मानवीय रूढ़ि और अमानवीय रूढ़ि के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों कि पूर्व निर्णय क्या है भाई। तो आप सभी जानते होंगे हमारे आसपास में न्यायालय है, कोर्ट है, जो कि समय समय पर आदेश, निर्णय अपना सुनाते हैं। तो दोस्तों इनके आदेश या निर्णय को आगे के फ्यूचर के भविष्य के लिए जब संजो कर रखा जाता है, और इस आदेश या निर्णय के आधार पर जब भविष्य में कोई क्या किया जाता है, फैसले सुनाए जाते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूर्व निर्णय कहलाते हैं। तो यह क्या हो गए, तो जब नए फैसले को उस पुराने फैसले के आधार पर सुनाया गया, तो भी तो वह एक विधि का स्रोत हुआ, तो भी तो दोस्तों वह एक सोर्स ऑफ लॉ हुआ ना, क्योंकि उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट द जजेस ऑफ द कोर्ट्स हैल क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं जज, फैसला सुनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विधायन की। विधायन क्या है भाई, तो हमारे आपके पास में विधायिकाओं का निर्माण किया गया है। विधायिका क्या होती है, तो विधायिकाएं वे होती हैं जो कि विधि का निर्माण करती हैं देश को, सरकार को, प्रशासन को चलाने के लिए। और वो जब विधायक का निर्माण करती हैं तो वह कहलाती है विधायन, अर्थात दोस्तों वह कहलाती है लेजिस्लेशन। जरूरी नहीं है कि विधायिका ही करे, विधायिका के अलावा विधायिका के द्वारा अधिकृत उसका कोई अंग भी विधायन का निर्माण कर सकता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों रूढ़ि क्या है, इसके बारे में समझने का
प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो चीजें आपको समझाई गई वह आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह सभी चीजें इतने परफेक्ट वे में आपको देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों देखिए, रूढ़ी सिंपली हम जानते हैं कि कस्टम होती है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रूढ़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत समय पहले से हमारे समाज में चली आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है यह नहीं पता हमें। अब देखिए, समाज में चली आ रही है तो इसमें अपने आप में क्या है, एक प्राचीनता होगी। प्राचीनता के साथ साथ इसमें निरंतरता होगी, अर्थात एक लेगेसी होगी, एक पुराने समय से कंटिन्यू रूप में क्या हुआ है, चला आ रहा होगा। हो सकता है कि उसके कुछ परिवर्तन हुए हों, उसके प्रकार में या उसके प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा, लेकिन वह चीज कंटिन्यू फॉर्म में चली आ रही है। तो वह प्राचीनता और निरंतरता के साथ जो परंपरा हमारे आपके समाज में चली आ रही है, उस प्रथा को विधि का स्वरूप माना जाता है और वह कही जाती है दोस्तों रूढ़ी। अब देखिएगा, प्रश्न यह भी है कि क्या रूढ़ी का जो उपयोग है इसमें कोई लॉजिक लगाया जाएगा, इफ या बट होगा? तो जी नहीं। हालांकि यह लंबे समय पे चली आ रही है, यह प्रथा का एक भाग है, परंपरा का एक भाग है दोस्तों, इसमें व्यक्ति बुद्धि या विवेक का प्रयोग नहीं करता। एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हिंदू विवाह में क्या होता है कि 7 फेरे लिए जाते हैं। अब ये 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? क्यों 6 ही नहीं लेते? क्यों 5 नहीं लेते? ऐसा क्यों नहीं है? तो यह जो हाँ ना क्यों कैसे, यह जो प्रश्न दोस्तों, यह प्रथा के अंतर्गत नहीं आते, यह प्रथा के अंतर्गत नहीं आते। अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि यह जो रूढ़ी है यह समाज के विकास के लिए सिद्धकारी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब इनका प्रयोग बुद्धि एवं विवेक के साथ किया जाए। हमने बोला कि यहां पर बुद्धि विवेक नहीं लगता है, लेकिन उस कंडीशन में जब वह नैतिक एवं सैद्धांतिक रूप से सही हो। लेकिन अब हम ऐसी रूढ़ी परंपरा को क्या करें, सैद्धांतिक रूप से मान लें जो कि समाज के लिए हानिकारक हो। मान लीजिए दास प्रथा, एग्जाम्पल में दास प्रथा ले लीजिए, तो क्या दास प्रथा को यदि हम रूढ़ी के रूप में अभी तक प्रचलित करें तो क्या वो सही था? एग्जाम्पल में सती प्रथा ले लीजिए, तो यह सभी चीजें क्या थी, समाज के लिए हानिकारक थी और दोस्तों इन्हें समाप्त करना आवश्यक था। तो यह भी आवश्यक है कि आप सैद्धांतिक रूप से यदि आप बुद्धि विवेक का प्रयोग सही रूप से कर पाए रूढ़ी को दोस्तों, तो यह समाज के विकास में क्या होंगी, सहायक होंगी, यदि हम इन रूढ़ियों का क्या करें, बुद्धि विवेक से प्रयोग करें। तो दोस्तों रूढ़ी किसी भी समाज के लिए विकास में सहायक होती है यदि इसका प्रयोग विकास के लिए विवेक व बुद्धि से किया जाए। आप सभी होंगे सहमत होंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है, हमने बोला कि हो सकता है कि रूढ़ियों में परिवर्तन समय के साथ आया हो, और यह आवश्यक भी है। आवश्यक क्या है दोस्तों कि रूढ़ियों में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे दोस्तों पूजा पाठ एक हिंदू धर्म का या फिर किसी भी धर्म का अपना एक आवश्यक अंग है, उनकी अलग अलग पद्धतियां हैं। लेकिन अब हिंदू धर्म में पहले बलि परंपरा थी, बलि प्रथा थी, तो क्या यह बलि प्रथा आवश्यक थी? नहीं थी। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए था, इसको बैन किया जाना चाहिए था, और बैन हुआ कि बलि नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यही है कि समय के साथ इनमें परिवर्तन आवश्यक है, और यदि परिवर्तन नहीं किया गया तो यह समाज के विकास में उत्तरदायी नहीं होंगे, अपितु यह समाज का क्या करने लगेंगे, हानि करने लगेंगे। क्योंकि जब इन प्रथाओं का निर्माण किया गया था तो उस समय की समयकालिक स्थिति अलग थी, और इस समय जिस स्टेज में हम हैं और वह प्रथा आज वहां यहां पर आके पहुंची है, यह समय अलग है। तो निर्माण का समय अलग और वर्तमान का समय अलग। तो सिंपल सी बात है, दोनों को मेल करने के लिए उनमें उचित संशोधन की या परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी विकास संभव हो पाएगा हमारे समाज का। इसीलिए दोस्तों रूढ़ी में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समयानुकूल परिवर्तन के विकास संभव नहीं है, आप भी मानते होंगे। दोस्तों देखिए, रूढ़ी को लेके कई सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों को दिया है, जिनसे से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते रहे।
आइए उनको समझने एवं जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही फेमस विद्वान सामंड के बारे में। दोस्तों सामंड ने रूढ़ी को लेकर कहा कि रूढ़ी ऐसे सिद्धांत की अभिव्यक्ति है जिनको कि न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांत के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के रूप में क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। तो इनके कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि रूढ़ी एक सिद्धांत की अभिव्यक्ति दोस्तों, जिसको हमारे आपके समाज ने किस रूप में स्वीकार कर लिया है दोस्तों, तो एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में और न्याय और लोकोपयोगिता के रूप में हमारे आपके समाज ने स्वीकार कर लिया है। और उसे ही दोस्तों सामंड ने क्या कहा, रूढ़ी कहकर संबोधित किया है। वहीं पर दोस्तों यदि हम हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड कहते हैं कि रूढ़ी आचरण की वह प्रक्रिया है, मतलब हमारे आपके आचरण की वह प्रक्रिया है रूढ़ी दोस्तों, जिसका हम सभी क्या करते हैं, पालन करते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों, हॉलैंड का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप मान लीजिए कोई घास का मैदान है, अब घास के मैदान पे एक निश्चित पथ पर आप डेली जाते हैं, तो एक समय बाद उस घास के मैदान में क्या बन जाएगा, मार्ग बन जाएगा, पथ बन जाएगा। उसी को एग्जाम्पल देते हुए हॉलैंड ने कहा है कि यदि आप अपने नित्य प्रति के व्यवहारों का अनुकरण करें तो वहां से क्या होता है, रूढ़ी प्रथा का जन्म होता है। उन्होंने घास के मैदान वाला एग्जाम्पल देते हुए कहा। तो आपको यह भी ध्यान में रखनी होंगी, चीजें समझने की कोशिश करनी होंगी कि हॉलैंड ने क्या कहा, सामंड ने क्या कहा, यह चीजें। अब आते हैं दोस्तों कार्टर के बारे में। कार्टर ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की जो एक रूपता होती है, उनमें जो एक समानता होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है दोस्तों, वही कहलाती है रूढ़ी। एक समान परिस्थिति में एक समस्त व्यक्तियों के द्वारा एक रूप कार्य जो किया जाता है वह क्या कहलाता है, रूढ़ी कहलाता है। और यह कहा था कार्टर महोदय ने। उसके अलावा दोस्तों फेमस विद्वान जो कि हेल्सबरी हैं, हेल्सबरी ने कहा था कि रूढ़ी कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार का नियम है। क्या है, एक विशेष प्रकार का नियम है जो यह कहता है कि वास्तविक या संभावित रूप से अनादिकाल से विद्यमान है। देखिए इन्होंने चर्चा कर दी अपने में, क्या कहा है कि रूढ़ी कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक नियम है जो कि हमारे और आपके बीच में एक अनादिकाल से, जिसका पता नहीं है हमें, हम इसके ओरिजिन का पता नहीं लगा सकते रूढ़ी का कि कब से स्टार्ट हुआ। यदि आप पूछिए कि यह जो हिंदू धर्म में 7 विवाह 7 फेरे लिए जाते हैं या फिर पूजा पाठ की आपकी जो यह पद्धति है, यह कब से शुरू हुई, कब से यह चीजें हमारे आपके पास में जानने को मिलती हैं, तो आप इसके ओरिजिन का पता नहीं लगा सकते। इसलिए अनादिकाल से विद्यमान है, जिसे एक विशिष्ट भू क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त हो गया। अब जैसे कि भारत में हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह को क्या है, भारत एक विशिष्ट भू क्षेत्र है, वहां पर इस हिंदू विवाह को क्या कर दिया गया है, विधि का बल प्राप्त हो गया। तो किसी विशिष्ट भू क्षेत्र में यदि उसका विधि का बल प्राप्त हो और वो अनादिकाल से चला आ रहा हो, तो ऐसे नियम को दोस्तों क्या कहा गया है, रूढ़ी कहा गया है। और इन्होंने कहा है, किसने, हेल्सबरी ने, कि हो सकता है कि कभी कभी यह जो रूढ़ी है यह देश के नियम के या सामान्य विधि के प्रतिकूल या असंगत भी हो सकते हैं, यह कहा है हेल्सबरी ने दोस्तों। और हम आपको बता दें कि रूढ़ी के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो रूढ़ी को रूढ़ी के रूप में परिभाषित करते हैं, कस्टम्स के रूप में बताते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि रूढ़ी की अपनी एक प्राचीनता होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तीसरा कि उसकी अपनी एक निश्चितता होनी चाहिए, भाई कि ये चीजें पहले थी वो वर्तमान में हैं, पर एक कोर जो जैसे कि किसी प्रथा का अपना एक स्वरूप होगा, वह स्वरूप जो पहले था वही स्वरूप अभी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन वो चलेगा, लेकिन उनमें एक निश्चितता होनी चाहिए, वो समाज के सुसंगत होनी चाहिए, युक्त होना चाहिए दोस्तों, और उसका हम शांतिपूर्ण उपभोग करते हैं, यह आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जितने मैं तत्व बता रहा हूं यह सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक रूढ़ी का निर्माण करते हैं। यह लोक नीति के मतलब के साथ हो और यह बाध्यकारी बल के रूप में परिभाषित हो। ध्यान रखिएगा, हिंदू विधि में जब तक 7 फेरे नहीं हुए तब तक क्या विवाह माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अर्थात बाध्यकारी कब हो जाएगा, जब 7 फेरे हो गए, सिंदूर हो गया, तो क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया।
तो रूढ़ि का बाध्यकारी बल होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों हमने बात की इस प्रकार से कि रूढ़ि क्या है, इसके तत्व क्या हैं, किन किन विद्वानों ने रूढ़ि को लेकर क्या क्या कहे हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह रूढ़ि से संबंधित सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिटेल में पूर्व निर्णय और विधायन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बता दीजिए कि आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।